Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is ईशांश अवस्थी and I hope you all are doing great. So guys, आज हम लोग हमारी क्लास 12th हिस्ट्री की थर्ड बुक का चैप्टर करने वाले हैं रेबल्स एंड द राज. बट गाइज क्योंकि सीबीएसई ने इस बार और आने वाले टर्म के लिए नेम्स चेंज कर दिए हैं हर चैप्टर के, तो इस चैप्टर का नाम हो गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857. क्योंकि रेबल्स एंड द राज और इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है, मीन्स ये दोनों एक ही चैप्टर है, बस नाम चेंज हुआ है, कंटेंट पूरा सेम है. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे, कैसे म्यूटनी बिगेन हुई. म्यूटनी मीन्स विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे जो सिपॉय यानी सोल्जर्स थे वो लोग विद्रोह करने पर उतारू हो गए, तो ये सब जानेंगे. और पहला उसको रिवोल्ट कहा जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को. तो गाइस आज के वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और ये हमारे वीडियो का पार्ट ए होने वाला है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में हम लोग पहले बैकग्राउंड जानते हैं चैप्टर का, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो गाइस सबसे पहले तो 10 मई को 1857 में सोल्जर्स ने म्यूटनी स्टार्ट कर दी थी, विद्रोह स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. तो ये म्यूटनी क्यों स्टार्ट करी थी? क्योंकि पहले हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी कंपनी सेटअप करी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से. उन्होंने ट्रेड पर्पस के लिए यहाँ पे आए थे, बट उन्होंने देखा कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का फ़ायदा उठाया, उन्होंने कास्टिज्म का फ़ायदा उठाते हुए अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया आपस में इंडियंस को लड़वा कर. तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया, यानी काफ़ी टाइम तक रूल किया. बट उसके बाद 1857 में जब जो सोल्जर्स थे उनको पता चला कि जो उनकी जो कारतूस होती है, मींस बुलेट, दे वर कंसिस्टिंग द फैट ऑफ काउ एंड पिग. मतलब कि काउ का और पिग का दोनों का उसमें फैट लगा होता था, जो वो छीलना पड़ता था उनको अपने दांतों से, और वो बुलेट यूज़ करते थे. तो अब क्योंकि हिंदूज़ की अगर हम बात करें तो हमारे लिए काऊ माता समान होती हैं, देवी मानी जाती हैं, हम उनको पूजते हैं. और अगर मुस्लिम्स की बात करें तो दे हेट पिग वेरी मच, उनके लिए पिग को देखना भी अशुभ मान लिया जाता है. तो दोनों को ही ये चीज़ पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से धर्म के नाम पर उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया. और ये विद्रोह एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं या रूमर्स कह सकते हैं, वो उसके तहत लागू हो गया था, जिसके बारे में हम फर्दर चैप्टर में बात करेंगे. इसके बाद 11 मई को जो सिपोइस थे, जितने भी सोल्जर्स थे, वो बहादुर शाह जफ़र के पास गए. बहादुर शाह जफ़र मुग़ल एम्पायर के लास्ट रूलर माने जाते हैं, और इनके पास गए परमिशन लेने, क्योंकि अगर कोई लीडर नहीं होगा किसी भी विद्रोह का या किसी भी युद्ध का, तो आप युद्ध जीत ही नहीं सकते. एक आपको चाहिए ना लीडर. आप छोटे से छोटे गेम की बात कर लें, स्कूल लेवल पे भी आप गेम खेलते तो एक आपको कैप्टन रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे तो इतना बड़ा विद्रोह कर दिया था, तो इनको एक लीडर की ज़रूरत थी, जो कि बने बहादुर शाह जफ़र. इसके बाद 12 to 13 में म्यूटनी स्प्रेडेड टू द वेस्ट, और जब इनकी छत्र छाया मिल गई बहादुर शाह जफ़र की, जो म्यूटनी थी वो वेस्ट तक भी फैल गई, और इन्होंने कई सारे इंग्लिशमैन यूरोपियंस को हराया, मेरठ से खदेड़ कर, मेरठ से स्टार्ट होते हुए ये दिल्ली तक आ गए थे. सो गाइज अब चलिए हम हमारे चैप्टर पे आते हैं. आवर फर्स्ट टॉपिक इज द पैटर्न ऑफ रेबेलियन. मीन्स जो भी विद्रोह हो रहे थे, म्यूटनी स्टार्ट्स हो रही थी, वो पैटर्न में बन रही थी. क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम the communication facility as well as the transportation facility was not eminent or efficient. मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है या कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है, वो बहुत अच्छी नहीं थी उस समय तक. तो लोगों को एक पैटर्न डिसाइड करना पड़ रहा था कि अगर मैं ये साइन बनाऊं, एक पर्टिकुलर साइन डिसाइड कर लिया गया था कि वो बनाऊं, तो आप सब समझ जाना कि अब हमें विद्रोह स्टार्ट कर देना है. तो कई बार वो गन शॉट होता था साइन, या फिर कई बार बिगुल का साउंड होता था, मींस ड्रम बीटिंग हो गया, या भोपू बजाया जाता था. इन सब चीज़ों से वो लोग डिसाइड करते थे कि अब हमें प्रोटेस्ट या म्यूटनी स्टार्ट करनी है. चलिए और डिटेल में जानते हैं. हाउ द म्यूटनी बिगिन, विद्रोह कैसे स्टार्ट होता था. सो द सिपॉय बिगेन देयर एक्शन विद द सिग्नल. इन मैनी प्लेसेस इट वॉज द फायरिंग ऑफ गन और साउंडिंग ऑफ बगल. जैसा मैंने भी बताया कि कई जगहों पे गन शॉट से डिसाइड किया जाता था, या फिर साउंडिंग ऑफ बगल. बगल एक हाई ऑर्डर का, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, जो कि ड्रम बीटिंग से या भोपू से, इन सब चीज़ों से आता है. सेकेंड,
They first seized the important buildings like Bell of Arms, Record Room, Jail, etc. सबसे पहले जो विद्रोह कर रहे थे लोग, चाहे वो सिपाही हों चाहे वो कॉमन पीपल हों, वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को सीज कर रहे थे. इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं? बेल ऑफ आर्म्स. बेल ऑफ आर्म्स वो जगह है जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने आर्म्स और एम्यूनेशंस रखा करते थे, क्योंकि इंडियंस के पास तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन होते नहीं थे, तो उनको ब्रिटिशर्स का ही लेकर ब्रिटिशर्स पर अटैक करना पड़ता था. सेकंड होती थी जेल. जेल से वो अपने भाई बंधुओं को लाते थे और अपने साथ प्रोटेस्ट में ज्वाइन करवा देते थे. थर्ड होता था रिकॉर्ड रूम. रिकॉर्ड रूम्स में वो अपने रिकॉर्ड्स क्लियर कर देते थे, जला देते थे रिकॉर्ड रूम्स को. इसके बाद proclamations in Hindi, Urdu and Persian were put up in the cities, calling upon the population of both Hindu and Muslim to unite, rise and exterminate the Britishers. अब 1857 तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया ये समझ चुका था कि ब्रिटिशर्स कौन सी पॉलिसी करते हैं, डिवाइड एंड रूल की. वो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करते हैं और फिर उन पर रूल करते हैं. और अगर हमें ब्रिटिशर्स को हराना है या भगाना है इस देश से, तो हमें हिंदू और मुस्लिम्स को ब्रदरहुड में रहना पड़ेगा और तब जाकर हम एक साथ यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं इस देश से. इसके बाद इन द मेजर टाउन लाइक कानपुर, बरेली एंड लखनऊ, मनी लेंडर्स एंड रिच बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ रेबल रैथ. रेबल रैथ मीन्स जो प्रोटेस्ट हो रही थी, जो लोगों का गुस्सा था, वो किस पर फूटा? वो रिच और मनी लेंडर्स पर फूटा, क्योंकि इंडिया के ही वो लोग होते थे जो कि चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए अपने देश को बेचा करते थे, अपने जो लोग हैं उन पर जुल्म करवाया करते थे. तो वो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बने और वो शिकार बने हमारी पब्लिक की प्रोटेस्ट का. इसके बाद द म्यूटिनी इन द सेपॉय रैंक क्विकली बिकेम अ रेबेलियन. और जैसे ही सेपॉइज यानी कि सोल्जर्स ने ज्वाइन कर लिया कॉमन पीपल को इस प्रोटेस्ट में, इस रेबेलियन में, तो ये बड़ा विध्वंसक रूप इसने ले लिया और ये इसी तरह से रेबेलियन का स्टार्ट हुआ पैटर्न. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. अब आप जितनी भी म्यूटनीज देखेंगे 1857 के रिवोल्ट की, वो आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में है. और वो पैटर्न कैसे पॉसिबल हुआ? इट वॉज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. सो अब आप तो कहेंगे कि भैया आप कह रहे थे कि कम्युनिकेशन अच्छा होता तो हम लोग 1857 में ही रिवोल्ट जीत लिए होते, अंग्रेज 1947 तक हम पर रूल नहीं कर पाते. बट गाइज, रियलिटी और ड्रीम्स में यही जो डिफरेंस होता है कि हम जो सोचते हैं वो हर बार सच नहीं होता. बहुत जगह पे ये कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाया था कि एग्जैक्ट लोकेशन पे एग्जैक्ट प्लानिंग के थ्रू इम्प्लीकेशंस हो पाई थी और हमारा जो रेबेलियन था वो सक्सेसफुल हुआ था. बट कुछ जगह पे ऐसा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से हम 1857 में आज़ाद नहीं हो पाए थे. तो जहाँ पे सक्सेसफुल हुआ हमारी म्यूटिनी, वो क्यों हुआ वो देखते हैं. द रीजन्स फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ पैटर्न इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्शली इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. अब प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन अमंग्स हिंदू एंड मुस्लिम एंड डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री, मीन्स सारी कम्युनिटीज एकजुट होकर प्लानिंग कर रही थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी एक दूसरे से, जिसके थ्रू हमें हेल्प मिली, एड मिली एक दूसरे से, और हमारा ये पार्शली सक्सेसफुल हो पाया था रिवोल्ट ऑफ 1857. सेकेंड, द पैटर्न ऑफ म्यूटिनीज एंड pieces of evidence suggest that some sort of planning and coordination among them. मीन्स हमें जो भी पीसेस मिले हैं क्रॉनिकल्स के थ्रू, क्रॉनिकल्स मीन्स जो भी पुराने दस्तावेज या कागजों में लिखा हुआ है 1857 के बारे में, उसमें से हमें पता चलता है कि प्लानिंग हुई थी, जिसकी वजह से एग्जैक्ट डेट पे एग्जैक्ट कौन से साइन भेजना है और उस साइन के थ्रू कौन से लोग आकर रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, कौन सी डेट लिमिटेड की जाती हैं, ये सब प्लानिंग का ही पार्ट होता है और जो कि देखने को मिली थी इन रिवोल्ट ऑफ 1857. थर्ड देखेंगे कि दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू द सिपॉइज एंगेजमेंट इन द रिवोल्ट. मीन्स अगर सिपॉइज यानी सोल्जर्स इन्वॉल्व ना होते तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता. अब ब्रिटिशर्स ने कई सारे कंटेनमेंट जोन बना रखे थे. कंटेनमेंट जोन क्या होते हैं? वो जोन जहाँ पे खतरा ज़्यादा होता है एनिमीज़ के अटैक करने का.
तो सोल्जर्स वहाँ पे रिक्रूट किए जाते थे। तो उस रिक्रूटमेंट में सोल्जर्स का एक दूसरे कंटेनमेंट जोन के साथ इंटरलिंक होता था, क्योंकि उनको सोल्जर सप्लाई करने होते थे, आर्म्स लेने होते थे, एम्यूनेशंस कैरी करने होते थे, तो वो एक दूसरे से लिंक होते थे और उसी लिंक के थ्रू वो टाई अप कर लेते थे और एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे थे ड्यूरिंग म्यूटिनी एंड रिवोल्ट। और इसी की वजह से हमारा रिवोल्ट पार्शली सक्सेसफुल हो पाया था 1857 का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीडर्स एंड फॉलोअर्स। नाउ एज वी हैव सीन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर that all the people from the Meerut revolt went straight forward to Delhi to accompany बहादुर शाह जफर as their leader। मतलब बहादुर शाह जफर के पास गए थे ना मीरठ रिवोल्ट के जितने भी लोग थे, कि उनको अपना लीडर बना सके वो लोग, और बहादुर शाह जफर को फोर्स में आकर उनका लीडर बनना पड़ा था बिकॉज ही डोंट हैव एनी ऑप्शंस। तो लीडर्स की इम्पोर्टेंट हम समझ सकते हैं कि कोई भी रिवोल्ट में किसी भी प्रैक्टिस में लीडर होना मस्ट है। अगर आप स्कूल लेवल पे भी बात करें तो आपको स्कूल लेवल पे भी जो टीम होती है उसका एक कैप्टन स्पोर्ट्स टीम का बनाया जाता है, या कोई भी टीम हो, डिबेट टीम हो, डिक्लेमेशन टीम हो, एक्सक्लेमेशन टीम हो। तो यहाँ पे तो इतना बड़ा रिवोल्ट हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, लीडर नहीं होगा तो डायरेक्शन भटक जाएंगे लोग, और ये जो स्वराज इंडिया की जो मैनिफेस्टेशन है या जो डिमांड है लोगों की वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं लीडर्स एंड फॉलोवर्स किस तरह से इमर्ज हुए और किनको किनको बनाया गया। One of the first act of the Sepoy of Meerut was to rush to Delhi and appealed old Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to accept the leadership of revolt, हमने जो कि इंट्रोडक्शन में जाना था। इसके बाद इन कानपुर नाना साहेब was made as the leader of the revolt, मीन्स कानपुर में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जो रिवोल्ट, उसमें नाना साहिब जो कि बाजीराव, पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे, उनको बनाया गया था लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट ऑफ कानपुर। इसके बाद झांसी की रानी को ज़बरदस्ती लोगों ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनको कहा था, रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारी लीडर बन जाइए, क्योंकि वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और वो इतनी ब्रेव थी कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो उनको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि अगर ये हमारी लीडर रहेंगी तो डेफिनेटली हमारा जो रेवेलियन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद नॉट एवरीवेयर लीडर्स वर राजा, रानी, तालुकदार्स एंड नवाब्स, मतलब हर जगह सिर्फ राजा, महाराजा, नवाब्स लोग ही नहीं लीडर थे, कई जगह पे ऑर्डिनरी मैन और वुमेन भी थे जिन्होंने ये विद्रोह का मैसेज सब तक, कॉमन पीपल तक पहुंचाया। देखिए, often the message of rebellion were carried by ordinary men and women also, और वो जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन उभर कर आ रहे थे उन्हीं को इमर्जिंग लीडर बना दिया जा रहा था उस सिटी का, जिस सिटी से वो इमर्ज हो रहे हैं। सो एल्सवेयर द लोकल लीडर्स इमर्ज अर्जिंग peasant, zamindar and tribal to join the revolt. Example, Shah Mal is the finest example we came forward to, जो कि है शाह मल। इन्होंने एक रिवोल्ट की प्लानिंग करी थी, अपने जो भी परगना मीन्स डिस्ट्रिक्ट और जो लोकल सिटी जहाँ पे ये रहते थे वहाँ के लोगों को इन्होंने जागरूक किया और रिवोल्ट के बारे में बताया और कहा कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज मतलब एक जो बिगेस्ट रीज़न था हमारे रिवोल्ट होने का 1857 में, वो र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज थे। अब हमने देखा था मेरठ में जब लोग दिल्ली की तरफ भागे और बहादुर शाह जफ़र के पास आए, तो वो क्यों आए? क्योंकि उनमें एक र्यूमर स्प्रेड कर दिया गया था ये कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि वो उन्हें क्रिश्चियनिटी में तब्दील कर दें, क्योंकि वो उनकी जो बुलेट कार्टेजेस थी उसमें फ्लैश ऑफ काउ बोन एंड एज वेल एज पिग बोन का यूज़ करने लग रहे थे, जिसकी वजह से उनको छीलना पड़ता था और उसके बाद वो यूज़ करते थे। उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय माता समान होती हैं, बहुत पवित्र होती हैं, एंड मुस्लिम्स में पिग को पसंद नहीं किया जाता है या उन्हें देखना भी पसंद नहीं किया जाता है। सो दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है, तो उन्होंने उसके खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट किया। तो देखते हैं, द सिपॉय ऑफ मेरठ स्टार्टेड म्यूटिनी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ड्यू टू द र्यूमर स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ।
that is the bullet is coated with the fat of cow and pig, and biting those bullet would corrupt their religion. Second, there was another rumor that British had mixed the bone of cow and pig to the flour that was sold in the market. सेकेंड रूमर ये था कि जो फ्लोर यानी आटा बेचा जा रहा था मार्केट में वो काउ बोन डस्ट और पिग बोन डस्ट से बनाया जा रहा था, मतलब उसको मिक्स करा जा रहा था आटे में ताकि लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाए. इस वजह से लोग और ज़्यादा बौखला गए और रिवोल्ट स्टार्ट करने लगे. एक जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि देयर वॉज अ रूमर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ हैश्ड द जाइजेटिक कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय रिलीजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. मीन्स ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें, और उन्होंने इसी की वजह से ये जाइजेंटिक कॉन्स्पिरेसी लागू करी है या प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए, और इन्हीं रूमर्स के कारण रिवोल्ट हुआ था. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लोगों ने इस रूमर को माना क्यों, या मैं आपसे बोल दूं कि आई एम सुपरमैन, तो क्या आप मान लोगे विदाउट एनी फैक्ट्स? नहीं. बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें प्रीवियस पास्ट में हैपन हो जाती हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में हम वो चीज़ें मानने लग जाते हैं. उनमें से वो क्या हुआ, चलिए जानते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में. व्हाई डिड पीपल बिलीव इन दीज रूमर्स? सो the rumor of 1857 began to make sense when seen in context of policies pursued in 1820s. मतलब 1820s में भी ऐसी पॉलिसीज लागू करवाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से हमें 1857 में बिलीव हो गया था कि वो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं या फिर अपना जो रिलीजन है उसको हम पर इन्फोर्स कराना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं. So, the Governor General Lord William Bentinck adopted the policy aimed at reforming Indian society by introducing Western education. इन्होंने जो लॉर्ड विलियम बेनेटिक थे, इन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश करी इंडियन सोसाइटी में, जिससे हमारे जो रिचुअल्स थे उसको ख़त्म करके न्यू कस्टमरी ट्रेडिशंस इंट्रोड्यूस किए जो कि ब्रिटिश में प्रिविलेंट थे. और इसमें से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने ले आए, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया और विडो की रीमैरिज को एम्फेसाइज किया. तो ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर की तरफ इशारा कर रही थी, हमारे कल्चर को ये सप्रेस कर रहे थे. इसके बाद ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर ओन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द टेरिटरी अनेक्स्ड बाय देम. अपने सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग लागू करवा रहे थे जिन भी टेरिटरी में ये ऑक्यूपाई कर रहे थे, चाहे वो सतारा हो, चाहे वो झांसी हो, या डिफरेंट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हो जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश है. उस टाइम पे उसका नाम अवध हुआ करता था. इसके बाद इट वॉज बिलीव दैट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर एक्टिंग एज क्रिश्चियन मिशनरीज. अब क्रिश्चियन मिशनरीज का वर्क क्या होता है? टू स्प्रेड क्रिश्चियनिज्म और टू कन्वर्ट द डिफरेंट रिलीजन, पीपल विद डिफरेंट रिलीजन इनटू क्रिश्चियनिटी. तो सेम वर्क ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी कर रहे थे. वो लोग क्रिश्चियन मिशनरीज की तरह एक्ट कर रहे थे और लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, हिंदू और मुस्लिम्स का. उनको किस में कन्वर्ट करा रहे थे? क्रिश्चियनिटी में. सो ये इसलिए पीपल को बिलीव हुआ कि ये रूमर सच हैं और ब्रिटिशर्स हमारा धर्म भ्रष्ट कराना चाहते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अवध रिवोल्ट. अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे. ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने. और ये क्यों कहा गया था और किसको कहा गया था ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड्स में हर साल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है. कभी पूछा जाता है कि हु सेड दैट अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, और व्हाट इज दैट चेरी. तो सबसे पहले तो यहाँ पे अवध की बात हो रही है. अवध इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, और ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने जो कि गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के. तो ये यहाँ पे इन्होंने इसको चेरी से क्यों रिलेट किया है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल लैंड साबित होती ब्रिटिशर्स के लिए, और हुई भी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है लैंड में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिवर गंगा यहाँ पे है, यमुना भी है. तो ये सारी जो नदियाँ हैं ये हमारी लैंड को फर्टाइल बनाती हैं. एट द सेम टाइम यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, सर्दी गर्मी पतझड़ बरसात हर चीज़ हर मौसम यहाँ पे प्रेवलेंट था, तो डिफरेंट क्रॉप्स भी ग्रो हो सकती हैं. प्लस इंडिगो
बनाने के लिए इनको सबसे इससे अच्छी लैंड नहीं मिल सकती थी, इसलिए इन्होंने इसको कहा था अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। और डिटेल में जानते हैं। In 1851, Governor General Lord Dalhousie described Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day. 5 years later, the kingdom was formally annexed by Britishers. Means 1856 में किसने annex कर लिया था? Britishers ने annex कर लिया था अवध को। Means present day उत्तर प्रदेश। इसके बाद the conquest happened in stages. तो अवध को conquer करना was not a easy task. तो इसलिए क्या हुआ था, ये स्टेजेस में हुआ था। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस फॉर्म करी थी। सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिशर्स को ये फ़ायदा हुआ कि वो धीरे धीरे एक्सेस करने लगे यहाँ अवध में। मींस सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है कि आप मिलिट्री के लिए, ब्रिटिश की आर्मी के लिए आप एक सम अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, जिससे कि वो उसको अपनी आर्मी को खाना खिला सके, अपनी उसकी सैलरी दे सके और उसको इम्प्रूव कर सके। तो इसकी वजह से जो कंट्रोल था धीरे धीरे वो अवध के जो रूलर थे उसके हाथ से जा रहा था और ब्रिटिशर्स के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल आ रहा था। तो जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ज़्यादा आ गई और एक दिन उसको ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया 1856 में। ड्यू टू विच द नवाब बिकेम डिपेंडेंट टू ब्रिटिशर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सब्सिडरी अलायंस बन गई, जिसके बाद जो वहाँ के नवाब थे वो डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स पे अवध के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इन द मीन टाइम दे बिकम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध। अब जब ब्रिटिशर्स को दिखा कि यहाँ का रूलर हम पे डिपेंडेंट है, तो हम क्यों ना इसकी लैंड अनेक्स कर लें और अपने रूल के अंदर ले आएं। तो बाय द अर्ली 1850s ऑल द मेजर एरियाज हैड बीन कॉन्कर्ड। और इन्होंने मेजर एरियाज तो कॉन्कर कर ही रखे थे, बट जो हार्ट माना गया है इंडिया का, मींस हार्ट किसको बोला गया है यहाँ पे, अवध को बोला गया है, उसको अनेक्स नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने कहा इससे अच्छा मौका हमको नहीं मिलेगा और इन्होंने अनेक्स कर लिया अवध को। ये था हमारा अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी। ये कहा था एक नवाब के फॉलोवर ने। अब ये नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह थे, जिनको अवध का लास्ट रूलर भी कहा जाता है। इनकी फ़ैन फॉलोइंग बोलने या इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि जब इनको एग्जाइल में भेजा गया बाय ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया और उसके बाद इनको भेज दिया कैलकाटा। तो इनके जितने भी फॉलोवर्स थे उनमें ग्रीफ छा गया, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गए और वो लोग हाइम्स गाने लगे, पोएम्स गाने लगे। और उन्हीं में से एक फॉलोवर ने ये बोला कि लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस सिटी हैज़ टर्न्ड लाइफलेस। मतलब कि हमारी बॉडी से हमारी आत्मा चली गई है और लाइफलेस हो गए हैं, हमारी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। और ब्रिटिशर्स उनको फ़ैन फॉलोइंग को आप बोल सकते हैं हल्के में ले रहे थे, बट ब्रिटिशर्स को बाद में इसका कड़ा अंजाम चुकाना पड़ा। चलिए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजीज annexation created dissatisfaction in all areas that were annexed। अब सारे एरियाज में जहाँ जहाँ लॉर्ड डलहौजी ने अनेक्स किया था, ऑक्यूपाई किया था, वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन थी। बट जब इन्होंने अवध को, मींस पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश को इन्होंने एनेक्स किया, तो क्या हुआ कि और ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन बढ़ गई, क्योंकि अवध को बोला जाता था हार्ट ऑफ इंडिया। तो उस पर एनेक्स कर लिया इन्होंने, जिसकी वजह से लोगों में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ गया। इसके बाद नवाब वाजिद अली शाह वॉज डीथ्रोन्ड एंड एक्साइल्ड टू कैलकाटा। नवाब वाजिद अली शाह को इन्होंने हटा दिया, डीथ्रोन कर दिया और उनको एग्जाइल में भेज दिया कैलकाटा। इसके बाद द चेन ऑफ ग्रीवियंसेस ड्यू टू नवाब्स एग्जाइल वॉज रिकॉर्डेड बाय कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर। वहाँ पे उस समय के जितने भी पोएट्स थे और ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने इनकी जो एग्जाइल की कहानी थी उसे राइट डाउन किया और बताया किस तरह से ग्रीफ था लोगों के लोग भाव विभोर हो गए थे उनके जाने के बाद। लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग एक तरह से उनको राजा नहीं, अपना मेंटोर और भगवान एक तरह से कह सकते हैं मानते थे। और जब वो चले गए तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, उनके प्रजाजनों को। और उन्हीं में से एक ऑब्जर्वर ने लिखा था, लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन लेफ्ट लाइफलेस। ये हमारा टॉपिक था
अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का वो है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब फिरंगी राज को यहाँ पे एंड ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा गया? क्योंकि जो अवध में सिर्फ नवाब वाजिद अली शाह नहीं हटाए गए थे, बल्कि उन्होंने जिसको जिसको भी अपॉइंट किया था, जो भी सूबेदार थे और तालुकदार थे, उनको भी हटना पड़ा था। इसके साथ साथ जो सिपाहीस थे यानी जो सिपाही थे, उनकी भी रिक्रूटमेंट्स चेंज हुई थी। ब्रिटिशर्स के जो ज़्यादा लॉयल थे उनको रखा गया था, और एट द सेम टाइम उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी किया था कि अगर वाइट मैन सिपाही है तो उनको पूरे पूरे राइट्स मिलते थे, पूरे उनको फेवर्स मिलते थे ब्रिटिशर्स से, बट अगर इंडियन सिपाही है तो उसको कोई फेवर नहीं मिलता था। तो ये चेंजेस हुए थे सबकी लाइफ में आफ्टर द हैपनिंग ऑफ नवाज वाजिद अली शाह, या फिर आफ्टर रिमूविंग हिम फ्रॉम द थ्रोन। सो इसके बाद अ चेन ऑफ ग्रीवियंसेस इन अवध लिंक्ड प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट्स एंड सिपाही केम आइडेंटिफाइड फिरंगी राज विद द एंड ऑफ देयर वर्ल्ड। अब जब प्रिंस होता है एक या राजा होता है, उससे सभी एसोसिएटेड होते हैं, उसके मिनिस्टर्स भी, उसके सैनिक भी, उसका सेनापति भी, तो सबकी ही लाइफ चेंज हो जाती है एक राजा के हटने के बाद। इसके बाद एनेक्सेशन डिस्प्लेस नॉट जस्ट नवाब बट ऑल्सो द तालुकदार्स ऑफ द रीजन, जो मैंने आपको अभी बताया। थर्ड, द ग्रीवियंसेस ऑफ पीजेंट्स वर कैरिड आउट ओवर इनटू सिपाही लाइंस सिंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिपाही वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेज ऑफ अवध। तो जो वास्ट मेजॉरिटी थी वो विलेजर्स थे जो कि सिपाही में रिक्रूट किए गए थे बाय नवाज वाजिद अली शाह। अब उन सबकी लाइफ चेंज हो गई, उनको भी हटना पड़ा, तो जिसकी वजह से जब किसी के रोटी पानी के भी लाले पड़ रहे हैं या वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो वो विद्रोह ही तो करेगा। तो वही वहाँ के विलेजर्स या सिपाहीस ने किया। इसके बाद रिलेशन बिटवीन द सिपाही एंड द वाइट ऑफिसर्स अंडरवेंट चेंजेस। इसकी वजह से जो स्टेट था, मींस जो राजा था या जो रूलर था उसमें और उसके जो सैनिक थे उनमें चेंजेस आने लगे, डिफरेंसेस आने लगे उनके रिलीजन में। अब नवाज वाजिद अली शाह बहुत अच्छे से सबको डील करते थे, रिस्पेक्ट देते थे अपने सिपाहीस को, बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इनको डिसरिस्पेक्ट किया, इनको प्रॉपर एम्यूनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से इनके रिलेशंस में खटास आ गई। इसके बाद in 1840s the official developed the sense of superiority and started treating them as racial inferiors। उनको inferior साबित करने के लिए इंडियंस को कम डिसरिस्पेक्ट किया गया और जो वाइट ऑफिशियल्स थे उनको रिस्पेक्ट मिली। तो ये था हमारा टॉपिक और हमने इसी के साथ अवध रिवॉल्ट के रीजंस जान लिए और हमने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया है। सो गाइज आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे और पार्ट 1 आपको इतने अच्छे से समझ में आए होंगे कि आपको बुक भी खोलने की ज़रूरत ना पड़े। सो अब हम मिलते हैं पार्ट बी में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं पार्ट बी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको जो कि बोर्ड्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तब तक आपको क्या करना है, लाइक कॉमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।